सीतापुर गांव में विष्णु अपनी पत्नी माधवी और 2 साल की बेटी के साथ साधारण जीवन जीता था। एक दिन माधवी अपनी बेटी और विष्णु के साथ घास लेकर लौट रही थी। तभी माधवी कहती है, हमने आज इतनी घास काट ली है कि 2 दिनों तक अच्छे से गाय हमारी खा सकेगी। और ये मीना देखो कितनी खुश हो रही है। हाँ भाग्यवान, सुबह से इतनी मेहनत कर रहे थे, फिर भी जब मीना की बात आती है तो सारी थकान हट जाती है। अगर मीना बड़ी हो जाएगी ना तो मैं चाहती हूँ कि वो हर किसी की मदद करे, नेक दिल बने। हाँ 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 भाग्यवान, अरे मुझे पता है तू इसे बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहती है, क्यों है ना? अरे तू भी तो किसी की आंखों में आंसू नहीं देख पाती है। अरे जी, अगर मेरे पास धन होता तो मैं उन सभी गरीब दुखियों की मदद करती जिनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। पर क्या करूं, हम खुद एक एक पैसे के मोहताज हैं। 1 रुपए के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। ओहो, तू चिंता मत कर माधवी, हमारी बेटी बड़ी होकर कुछ बहुत ही अच्छा करेगी। हम भी उसे जितना दे पाएंगे सो तो देंगे ही, बाकी तो किस्मत उसका साथ देगी। देखना, बड़ी भाग्यवान होगी वो। हाँ, पता नहीं मीना क्या बनेगी। हमारे पास इतना धन नहीं है कि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। ओहो भाई माधवी, तू इतना परेशान क्यों होती है? बड़ी होकर देखना, उसकी किस्मत में कुछ हमसे भी बेहतर ही लिखा होगा। हाँ, यही उम्मीद है। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ हलचल की आवाज आती है। जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी चलिए, यहाँ जंगल भी घना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो आ जाओ, चलो जल्दी चलते हैं, चलो। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी 2 डाकू उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, तुम लोग आगे नहीं जा सकते और चुपचाप अपनी बेटी को हमको दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं अपनी बच्ची तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी मीना को छूना भी मत, छोड़ दो मेरी बच्ची को, जाने दो। ए, चुप हो जा, मैं ये बच्ची लेकर ही रहूंगा। अरे हट जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छूना भी मत हमारी बिटिया रानी को। देख रहा है, हमारे पास चाकू है, चाकू। तुम दोनों को मार दूंगा, नहीं तो बच्ची को मेरे हवाले कर दो। लाओ इसे, अरे जल्दी दो, लाओ। तुम डाकू हो, तुम्हें धन ही चाहिए ना? मैं तुम्हें ये कंगन दूंगी जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने इसे संभाल कर रखा है, तुम इसे ले लो, सारा कुछ ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। वो तो सिर्फ 2 साल की है, इतनी नन्ही सी जान को क्यों छीनना चाहते हो? मुझे वो सोने का कंगन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बच्ची चाहिए, बच्ची। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मेरे साथ ही जाएगी। देखो, ऐसा मत करो। ये मेरी इकलौती बेटी है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। मेरी जान ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे तुम लोग सीधी तरह से नहीं मानने वाले हो। रुक जा, तुम्हारी तो तेरी तो। फिर डाकू दोनों को जोर से धक्का देते हैं और बच्ची को पकड़कर झाड़ियों की ओर भाग जाते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची, मेरी मीना, क्या करूं? वे डाकू ले गए मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची मुझे वापस दिला दो। हाँ, अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। वहीं दूसरी तरफ मंगरू और हरिया मीना को लेकर भागते भागते एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहां दोनों झोपड़ी के अंदर मीना को रखकर बैठ जाते हैं। अरे ये बच्ची इतना जोर जोर से रो क्यों रही है रे हरिया? अरे क्या बताऊं सरदार, मैंने तो सोचा था कि अपहरण करना आसान होगा, लेकिन ये बच्ची तो इतना भैं भैं करके रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। क्या करें सरदार, इसकी आवाज से तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास में एक बच्ची है। हाँ, तो चिंता मत कर, हमने जो सोचा है वही करेंगे, बस थोड़ा सा समय चाहिए।
अरे भाई हमको क्या पता, जब तुम बताओगे तब तो मुझे मालूम चलेगा ना, तुमने बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। मैं इस बच्ची के हाथ से पहला पानी पीकर अमर हो जाऊंगा। अरे तुमको पंडित ने पागल बना दिया है सरदार। अरे भला एक बच्ची के हाथ से पानी पीने से कोई अमर हो जाएगा क्या? तुम भी गजब बातें करते हो। पंडित ने तुम्हें झांसा दे रखा है, फंसा रखा है अपने जाल में। नहीं, ये बात सच है। अरे वो पंडित कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा था कि जिस माँ बाप की हालत बहुत गरीब हो, खाने पीने की दिक्कत होगी, उसकी बच्ची का पहला पानी पीने से अमर हो जाऊंगा। मैंने जानकारी निकाली और ये वही बच्ची है, समझा? अच्छा, फिर तो इस बच्ची को हमें कई सालों तक पालना पड़ेगा। अरे इससे तो अच्छा है कि इसे अपनी माँ के पास ही रहने देते और वहीं जाकर इसके हाथों से पानी पी लेते। अरे भला इतनी छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग करने की क्या जरूरत थी, हैं? देख हरिया, मुझे फालतू का कोई रिस्क नहीं लेना था। अगर कोई और इस बच्ची के हाथ से पहले पानी पी लेता तो मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि हम इसे सीधे पंडित जी के पास ले जाएं। अच्छा ठीक है, चलो फिर क्या कहें। अरे एक तो ये बच्ची के रोने की आवाज से मेरा कान फट जाएगा। पै 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 पै। चुप हो जा महारानी, चुप हो जा। चलो जल्दी चलो। इतना कहकर हरिया और मंगरू उस बच्ची को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाने पर पंडित के पास पहुँचते हैं। आहा, आओ 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 आओ। अरे भाई मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ आओ, आखिरकार तुम बच्ची लेकर आ ही गए। हाँ पंडित जी, जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाया हूँ। अब बस मुझे इसके हाथों से पानी पीना है, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो अब तू ये बच्ची मेरे पास छोड़ दे, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, उसकी शक्ति जागृत कर दी जाएगी और तब उसके हाथों से पानी पीकर तू अमर हो सकेगा। हाँ पंडित जी बिल्कुल। अब बस मुझे उसी क्षण का इंतजार है जब मैं अमर हो जाऊंगा। पंडित जी, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधारण सी बच्ची के हाथ से पानी पीकर ये मेरा दोस्त सरदार अमर कैसे हो जाएगा? अरे हरिया, तू अभी कुछ समझ नहीं पाएगा, वक्त के साथ तेरे सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा मंगरू, अब चलो इसको यहाँ पर मेरे पास छोड़ दो, मैं इस पर मंत्र पढ़ूंगा तो इसकी शक्ति जागेगी, ठीक है? जैसे ही शक्ति जागेगी मैं तुमको बुला लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है पंडित जी, मैं जाता हूँ। हरिओम। फिर दोनों डाकू वहाँ से निकल जाते हैं। फिर पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। ओम देवाय रमदाय गंधाय नमः। अरे बाप रे बाप, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार उन्होंने इसे कहां से लिया? उन्हें धोखा दिया गया है। मुझे तुरंत उन दोनों के पास जाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चलो चलो चलो। इतना कहकर घबराते हुए पंडित झट से उठता है और बच्ची को लेकर मंगरू की झोपड़ी की ओर बढ़ता है। कुछ ही पलों में वो मंगरू की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। अरे पंडित जी, आप यहाँ पर? क्या बात है, आपने इतनी जल्दी सारा मंत्र पढ़ लिया। चलिए, तो अब इसकी शक्ति काम करेगी क्या? अरे क्या काम करेगी, मूर्ख कहीं के। तुम दोनों डाकू हो, फिर भी तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे क्या हो गया? आप इतने क्रोधित क्यों हैं पंडित जी? हमने तो आपकी हर बात मानी और देखिए बच्ची को लेकर आए। ये बच्ची जिसको तुम लेकर आए हो, उसकी अपनी औलाद है ही नहीं। पता नहीं किसकी औलाद उठाकर ले आए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे उसने कहा था कि ये उसकी बच्ची है, हमने तो इसे इसके माँ बाप से छीन कर लिया था। अरे छीन कर लिया था, झपट कर लिया था, उससे मतलब नहीं है। जाकर पता करो ये बच्ची उनकी कौन है, जाकर इसे उसी के पास छोड़ दो। ये बच्ची हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं कैसा काम करते हो नालायकों कहीं के।
ठीक है पंडित जी, माफ कर दीजिए। मैं सही लड़की लेकर आऊंगा, माफी। फिर पंडित वहां से चला जाता है। अरे मंगरू सरदार, ये क्या नया चक्कर है? ये बच्ची तो उसी की थी। देखा ना, जब हम बच्ची को ले रहे थे तो उसके माँ बाप कितना रो रहे थे। हाँ हरिया, अब पता नहीं, अब जो होगा वहीं देखेंगे। चल वापस उसी के पास चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्ची को लेकर वापस विष्णु और माधवी की झोपड़ी की ओर चल देते हैं। और जैसे ही उसकी झोपड़ी में जाते हैं, तभी माधवी भाग कर आती है और उस बच्ची को छीनकर अपने सीने से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुमने मेरी बच्ची वापस ला दी। तुमने हमारी जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारे पाँव छूता हूँ। सही बताओ हमारी क्या हालत हो गई थी, सिर्फ हम ही जानते हैं। हमारी बच्ची के बिना हम बिन पानी मछली जैसे तड़प रहे थे। अरे बस 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 बस, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। हैं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये हमारी बच्ची है, हम इसे 2 साल से पाल रहे हैं। तुम ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हो कि ये हमारी नहीं है? ये हमारी बिटिया रानी है, हमारे दिल का टुकड़ा है। ओहो, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इसी बीच पंडित वहां पहुंचता है। हरिओम हरिओम हरिओम। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। अरे लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी बच्ची है। आप झूठ बोल रहे हैं पंडित जी। मैंने वर्षों से तंत्र मंत्र किया है, बहुत ज्ञान है मेरे पास। मैंने अपनी शक्तियों से देखा है कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है। मुझे किसी लोभ की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बच्ची होती तो इसके हाथ से जल पीकर कोई भी अमर हो जाता। डाकू हो या तुम, मुझे कोई लोभ नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये बच्ची, ये तुम्हारी नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है। पता नहीं किसका बच्चा ले रखा था, और नौटंकी तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा हो। नौटंकी बाज कहीं के। हाँ मंगरू, चल यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं किस किस का बच्चा चुरा कर पाल रहे हैं, ये तो हमसे भी गैर गुजरे हैं। वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर विष्णु भीतर ही भीतर सोचता है। सब लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं? ये बच्ची के बारे में सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं सबको क्या हो गया, मेरी बच्ची के पीछे ही सब पड़े हुए हैं। एक तो जबरदस्ती मेरी बेटी को उठा के ले गए और अब ये सब बोल रहे हैं। माधवी सही सही बताओ, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? इस बच्ची का आखिर क्या सच है, बताओ। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आप भी सबकी बातों में आ गए। ये बच्ची हमारी ही है और किसी की नहीं। आप ये भ्रम मन से निकाल दीजिए। विष्णु के मन में शक आ जाता है, लेकिन माधवी से कुछ कहता नहीं है और ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। और जैसे ही आधी रात होती है, माधवी चुपके से उठती है। अब जाना ही पड़ेगा, समय हो गया है। वो धीरे से बाहर निकलती है और चुपके से झोपड़ी छोड़कर घने जंगल की ओर चल पड़ती है। घने पेड़ों के बीच से होते हुए माधवी राजमहल की ओर बढ़ती है। तभी मंत्री वहां खड़ा उसे देखकर राहत से मुस्कुराता है। हाँ, आओ 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 माधवी, तुमने आने में देर कर दी। बताओ, सब ठीक तो है ना? मंत्री जी, क्या बताऊं, वो सब कुछ जो मैं डरती थी वही हुआ। अब हम ज्यादा दिन इसे छुपाए नहीं रख सकते। हाँ माधवी, तुमने बहुत कोशिश की पर समय आ गया। चलो, महाराज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो। फिर दोनों महल में दाखिल होते हैं। आओ 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 माधवी आओ,
हम कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। सब ठीक तो है ना? बताओ बताओ हमें साफ साफ जो कुछ भी हुआ। महाराज, मैं क्या कहूँ, 2 साल पहले मैंने अपनी बच्ची आपको दी थी। महारानी के कहने पर मैंने वो कदम उठाया, क्योंकि गांव में फैल चुकी बात के अनुसार मेरी बच्ची के हाथों में जादू है। जो उसके हाथों से पहले पानी पिएगा वो अमर हो जाएगा। उसी भय से मैंने आपकी राजकुमारी को लेकर वो बच्ची को आपको सौंप दिया। उसी वजह से हमारे गांव में उथल पुथल मची। एक डाकू ने राजकुमारी का अपहरण किया। फिर पता चला कि वो बच्ची हमारी नहीं थी और जो स्वच्छ था वो सामने आया। मेरी बच्ची आज सुरक्षित है और आपके राजमहल में है। कोई बात नहीं माधवी, तुम अब मेरी बात समझो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैंने जो किया सब अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किया। देखो, मैंने अपनी राजकुमारी को एक ऐसे घर में रख दिया है जहाँ खाने पीने की तकलीफ है, पर मुझे लगा था कि वहाँ उसकी सुरक्षा रहेगी। महारानी, आप चिंता ना करें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी राजकुमारी को कभी कोई दुख ना पहुँचे। पर अब सबको पता चल गया है कि वो बच्ची हमारी नहीं है। लोग संदेह जता रहे हैं और विष्णु भी मुझ पर शक करने लगा है। इसलिए मेरी बच्ची मुझे वापस कर दीजिए। माधवी, तुम बस कुछ और दिन रखो मेरी पुत्री को। समय आने पर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुम्हारे पास अभी संसाधन कम है। तुम बच्ची की रक्षा ठीक से नहीं कर पाओगी। पर हाँ, देखो माधवी, डरना बिल्कुल नहीं। मैं उसे सुरक्षित वापस ले लूंगा और तुम्हें भी तुम्हारी बच्ची वापस मिल जाएगी। ठीक है महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो दिन जल्दी आ जाए। फिर माधवी महल से बाहर आती है। तभी झाड़ियों के पीछे से मंगरू और हरिया छुपकर देख रहे होते हैं। हाँ, क्यों रे हरिया, ये राजमहल क्या करने आई है? ये कुछ हमसे छिपा रही है। कहते तो ठीक हो। मतलब ये बच्ची इसकी है नहीं। ये जीती है गरीबी वाला जीवन। फिर आधी रात को क्यों आती है राजमहल में? मंगरू, जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ा रहस्य है जो हमें पता नहीं है। बस तो हरिया, वही तो हमें पता लगाना है। चल। तभी 2 सैनिक जो द्वार पर खड़े होते हैं वो आपस में बात करते हैं। अरे भाई, ये इतनी रात को ये औरत भला कौन है जो राजमहल में आई थी? अरे क्यों भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? अरे ये वही है, वही जो राजकुमारी को पाल रही है। हाँ। क्या क्या बात कर रहे हो? ये क्या बात कर रहा है तू? राजकुमारी तो महल में ही है, तो ये कैसे पाल रही है? अबे तू घोंचू है एक नंबर का। तू नहीं जानता, इसकी बेटी के हाथ में बड़ी अजीब और जादुई शक्तियां हैं। यही वजह है कि महारानी ने उस बच्ची को राजमहल में रखा हुआ है और राजकुमारी इसी औरत के पास है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा गोलमाल है। मतलब बहुत बड़ा अन्याय है। अरे भैया देखो, एक राजकुमारी जो कि गांव में गरीबी में जी रही है और एक गरीब की बच्ची महल में। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नाइंसाफी है ये तो। मंगरू जो पास ही छिपा हुआ था ये सब सुन लेता है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। अच्छा, तो इसीलिए ये माधवी आधी रात को राजमहल आई है और वो बच्ची इसकी नहीं है। यानी कि पंडित सही कह रहा था। हाँ वही तो मंगरू। अब हमें कुल मिला के वो बच्ची हासिल करनी होगी जो इस महल में है। इतना कहकर दोनों तेजी से दौड़ते हैं और माधवी को आधे रास्ते में घेर लेते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? कहाँ जा रही हो? तुम क्या चाहते हो? जाने दो मुझे। आहा, अब तो सच हमारे सामने आ गया। हमने सब सच्चाई जान ली है कि वो बच्ची तुम्हारी नहीं है बल्कि राजकुमारी है वो। अब तू तुरंत राजमहल जा और अपनी असली बच्ची ला और हमें सौंप दे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बच्ची कभी किसी के हाथों में नहीं दूंगी?
चाहे तुम मुझे मार ही दो। सोच लो, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। अगर बच्ची नहीं दी तो तुम मारी जाओगी, कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। मैं अपने जीते जी तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। हरिया, ये ऐसे नहीं मानने वाली। सुन, जा तू रस्सी लेकर आ, इसके हाथ पांव बांध देते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। जा। फिर मंगरू और हरिया माधवी के हाथ पांव बांध देते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। माधवी चीखती रहती है। दोनों वहां से चल देते हैं और उसी समय मंगरू और हरिया चुपके से विष्णु की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु मीना को लेकर सोया हुआ था। जल्दी से हमें बच्ची को लेकर इस घर से निकलना होगा ताकि विष्णु की नींद न खुले। चल चल, जल्दी कर। हाँ, मैं बाहर खड़ा होकर देखता हूँ, कोई दिखाई देगा तो बता दूंगा, जल्दी करो। फिर धीरे से मंगरू झोपड़ी में घुसता है, मीना को उठाता है और दोनों जंगल की ओर भाग पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर मंगरू कहता है, हरिया, अब तू इस बच्ची को लेकर यहीं रह। मैं राजमहल जाता हूँ और असली बच्ची को लेकर आता हूँ। और ये कौन है? ये है राजकुमारी। और हम राजा रानी को धमकी देंगे राजकुमारी को मारने की, तब वो मजबूर होकर हमें वो बच्ची सौंप देंगे। हाँ, ठीक है, मैं ध्यान दूंगा, तू जा। फिर मंगरू राजमहल की ओर जाता है और जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है, तभी राजा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कौन हो तुम? क्या समस्या है तुम्हारी? बताओ, क्या कहना है? महाराज, मुझे वो बच्ची चाहिए जो आपके पास आपके राजमहल में है। अगर आप वो बच्ची मुझे सौंप दें तो मैं आपकी बच्ची यानी कि राजकुमारी को सही सलामत आपको सौंप दूंगा, क्योंकि राजकुमारी अभी हमारे कब्जे में है। और अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो आप वो बच्ची हमें दे दें जो आपके पास है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं कभी भी अपनी पुत्री को किसी डाकू को नहीं दूंगा। सैनिकों, इसे पकड़ो और काल कोठरी में डाल दो। अरे महाराज, इतनी जल्दी फैसला मत करिए। समझ लो कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो आपकी राजकुमारी को हमेशा हमेशा के लिए मेरे आदमी खत्म कर देंगे। मेरी बात कान खोल के सुनो। यदि 2 घंटे के भीतर मैं लौट कर नहीं गया तो मेरे लोग राजकुमारी को हमेशा हमेशा के लिए मार देंगे, समझे? तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। उसी समय विष्णु भागता हुआ महल में पहुंचता है। रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, 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 मेरी बच्ची, मेरी मीना को किसी ने मेरे घर से चुरा लिया। रात में मेरे साथ सो रही थी, सुबह हुई तो वो मिली नहीं। मेरी बच्ची को वापस दिलवाइए महाराज, वापस दिलवाइए। इतना कहकर विष्णु फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी नजर मंगरू पर जाती है। हाँ, अरे मंगरू, तू नहीं मेरी बच्ची चुराई है। बता, कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है? बता कहाँ है मेरी बच्ची? बता कहाँ है? अरे चुप कर। कौन सी बच्ची? वो तेरी बच्ची नहीं है, वो महाराज की बेटी है, यानी कि राजकुमारी, जिसे तू फालतू में अपनी बच्ची समझ रहा है। बेवकूफ कहीं का। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर पल उसे अपनी ही बेटी समझकर पाल रहा था। वो आपकी कैसे हो सकती है? विष्णु, तुम्हारी बेटी साधारण नहीं थी। अगर वो तुम्हारे यहाँ रहती तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हारी पत्नी से बच्चों का आदान प्रदान कर दिया जाए। हमने अपनी पुत्री को तुम्हारे पास रखा और तुम्हारी पुत्री को अपने पास, ताकि उसकी जान सुरक्षित रहे। विष्णु फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी पत्नी ने मुझसे सच क्यों छुपाया? 2 साल तक उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो मेरी बेटी थी,
अब उसे अपनी रूह समझकर पाल रहे थे, कलेजे का टुकड़ा। ऐसा लग रहा है महाराज, क्या कहूँ, जैसे मेरे कलेजे का टुकड़ा किसी ने छीन लिया मुझसे। इसमें बोलने जैसी क्या बात थी? तुम्हारी बेटी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे छोटी सी झोंपड़ी से लेकर ऐसे स्थान पर रखा जहाँ कोई खतरा ना पहुँचे, लेकिन मैं अपनी पुत्री को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाऊंगी। हाँ, मैं अब कोई और रास्ता नहीं देख पा रहा हूँ। हमारी पुत्री खतरे में है। यदि हम नहीं माने तो राजकुमारी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी तुम्हारी बेटी को इस डाकू मंगरू को सौंपना पड़ेगा। बिल्कुल सही फैसला लिया महाराज। अब चलो जल्दी से उस बच्ची को मुझे सौंप दीजिए, ताकि मैं आपकी बच्ची को सही सलामत आपके पास पहुंचा सकूं। जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही जल्दी मैं भी करूंगा। इतने में ही माधवी भी वहाँ पहुँचती है। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? मेरी बच्ची को आप इन दरिंदों के हाथों में कैसे दे सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। हाँ, हमें माफ कर दो माधवी। मैंने तुम्हारी बच्ची को किसी खतरे में नहीं डाला। मैंने सोचा था कि मैं उसे सुरक्षित रख पाऊंगा, पर अब कोई विकल्प नहीं बचा। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो हमारी पुत्री को मार डाला जाएगा। हाँ, मैं अपनी पुत्री को मरते हुए नहीं देख सकती। यही कारण है कि हमें ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। महाराज महाराज महाराज, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। वो हमारी बच्ची है, वो निहत्थी है। आप उसे मंगरू के हवाले कैसे कर देंगे? वो उसे मौत के मुंह में डाल देगा। महाराज महाराज महाराज, ये बच्ची निर्दोष है, आप नहीं सौंप सकते। मैं कुछ भी कर जाऊंगी, पर उसे इन लोगों के हवाले नहीं करूंगी। सुन लो विष्णु, मेरी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है, वह राजकुमारी है, इस राज्य की धड़कन। मैं उसे किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। अगर उसे बचाने के लिए तुम्हारी बच्ची को कुर्बान करना पड़े तो ये मैं बार बार करूंगी। आखिर तुम्हारी औलाद एक गरीब की बेटी है और मेरी बेटी राजवंश की वारिस। माधवी और विष्णु, ये समझ लो कि हम राजा हैं और हमारी पहली जिम्मेदारी अपने खून, अपने राजवंश की रक्षा करना है। अगर तुम्हारी बेटी के बलिदान से मेरी पुत्री की जान बचती है तो ये सौदा बिना सोचे समझे करूंगा। तुम्हारे जैसे साधारण लोग नहीं समझ सकते कि राज सिंहासन का बोझ कितना भारी होता है। हाँ, और याद रखना, तुम्हारी बच्ची तो भाग्य से अब तक जिंदा थी। तुम लोगों को तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैं तुम्हारी औलाद को 2 साल तक सांस लेने दी, वो भी शाही खानदान में। मंत्री जी, आप इन दोनों को हमारे राज दरबार से बाहर निकाल दीजिए। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे महाराज। नहीं नहीं ये नाइंसाफी है महारानी, नाइंसाफी है। मैंने आप पर इतना भरोसा किया महाराज, और आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा महाराज और महारानी। अब जल्द से जल्द उस बच्ची को हमें सौंप दीजिए। लाइए। मंत्री जी, तुरंत जाइए और उस बच्ची को मंगरू को सौंप दीजिए। जल्दी कीजिए। हाँ, जो आज्ञा महाराज, मैं तुरंत लेकर आता हूँ। फिर कुछ ही देर में मंत्री वापस आता है, हाथ में बच्ची को लेकर आता है और मंगरू को सौंप देता है। अच्छा, तो अब तुम इसे यहाँ से ले जाओ और हमारी राजकुमारी को सही सलामत हमें सौंप दो। हाँ हाँ महारानी, क्यों नहीं, आप यहीं ठहरिए, मैं कुछ ही देर में आपकी राजकुमारी को लेकर आ जाऊंगा। फिर मंगरू माधव की बेटी को लेकर चला जाता है और कुछ ही समय बाद राजकुमारी को लेकर लौटता है और रानी के सामने रख देता है। ये लीजिए, आपकी राजकुमारी बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत है। जाइए, अब आप अपनी पुत्री के साथ खुशी से रहिए। मैंने अपना काम कर दिया, मुझसे अब आप किसी बात की शत्रुता नहीं रखिएगा। इतना कहकर मंगरू धीरे से पलटता है और वहाँ से चला जाता है, मगर महारानी चुपचाप मंगरू का पीछा करती हुई उसकी झोपड़ी तक पहुँच जाती है।
वहाँ वो छुपकर देखती है कि मंगरू और हरिया आपस में बात करते हैं। चलो मंगरू, अब जल्दी से इस बच्ची को लेकर पंडित जी के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। अब एक क्षण भी देरी करना ठीक नहीं रहेगा। हमने कितने पापड़ बेले हैं इस पल के लिए। चलो। इतना कहकर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। तभी महारानी तुरंत पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ ही देर में राजा भी वहां पहुंच जाता है। रानी, रानी, हम तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। आखिर क्यों तुम इन दोनों का पीछा कर रही हो? अब हमारी राजकुमारी तो सुरक्षित है ना? महाराज, मैं माधवी के बच्चे को बचाने आई हूँ। क्या? अरे महारानी, तुम एक मामूली से बच्ची के पीछे आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? महाराज, ये मामूली नहीं है। ये वही बच्ची है जिसकी माँ कभी हमारी महल में नौकरानी थी। उसकी वजह से मैं माँ बन सकी। उसने मेरे लिए बहुत सारे व्रत किए थे और उसकी नेक दिली की वजह से ही मैं माँ बन पाई थी। अब वही बच्ची मुश्किल में है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। ओह, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ठीक है, हम उसे बचाएंगे, पर वो बच्ची अभी मंगरू के पास है। हम उसे कैसे वापस लाएं? मेरे पास एक उपाय है। वो जो पंडित हैं, उसकी जगह आप एक चेले का रूप धर के उसके पास जाइए और उससे बच्ची को मांगिए और उसे यकीन दिलाइए कि आप बहुत ही ज्ञानी चेला हैं और उसी पंडित ने आपको भेजा है। ठीक है, तुम्हारा विचार अच्छा है। चलो इसे आजमाते हैं। फिर राजा अपने शाही वस्त्र उतारकर एक साधारण वस्त्र धारण करके मंगरू के पास जाते हैं। अरे भैया, रुको रुको रुको, तुम इस बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे जरा ठहरो ठहरो। ए, कौन है तू जो मेरा रास्ता रोक रहा है? हट जा, ये मेरा मामला है। अरे अरे अरे, मैं पंडित का चेला हूँ। उसने मुझसे कहा था कि यदि कोई बच्ची को पंडित के पास लेकर जा रहा है तो उसे रोक देना, और उसी बात पर मैं तुमको रोक रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? तू पंडित का चेला है? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? मैं ये बच्ची किसी को नहीं दूंगा। चला हट यहाँ से। मैं सीधा सीधा उसी पंडित को दूंगा। अरे गुरुदेव ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। वो अभी तपस्या में लीन है। उनकी दृष्टि से उन्हें कुछ दिखाई दे गया है, तो बस वहाँ उन्होंने ध्यान लगा दिया। वो अभी तुम दोनों से नहीं मिल सकते, इसीलिए तो मुझे भेजा है इस बच्ची को लाने के लिए। लाओ लाओ लाओ, जल्दी दे दो। ए मंगरू, अगर पंडित ने चेले को भेजा है तो उसमें कोई बड़ी बात तो होगी। मैं कहता हूँ तुम इस बच्ची को दे दो। वैसे भी अगर ये वही सच में है तो पंडित ने कहा था। हाँ ठीक है, अगर पंडित का चेला यहाँ आया है और वो कहता है तो ठीक है, ये लो, ले लो। फिर मंगरू बच्ची को राजा की गोद में सौंपता है। फिर मंगरू और हरिया पीछे हटते हुए अपनी झोपड़ी को लौटते हैं। राजा और रानी बच्ची को लेकर राजमहल लौट आते हैं। महल पहुंचते ही माधवी और विष्णु भी वहां पहुंच जाते हैं। मेरी बच्ची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। महाराज, 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 मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपने हमारी बेटी हमको वापस ला कर दे दी। धन्यवाद। तुम कैसे यकीन कर गई कि मैंने तुम्हारी बच्ची मंगरू के हवाले कर दी? वो तो बस नाटक था ताकि मंगरू हमारी बातों पर यकीन कर ले, और देखो हमने चालाकी से तुम्हारी बेटी सही सलामत वापस ले ही ली। सच में महारानी, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया, वरना तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी बच्ची खो दी। महारानी, मुझे मीरा से ज्यादा लगाव है, क्योंकि मैंने उसे 2 साल तक अपनी बेटी बनाकर बड़े प्यार से पाला है। मैं अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बेटी चाहिए। मैंने उसे 2 साल अपनी पुत्री की तरह पाला है, इसलिए मेरा उससे गहरा लगाव है। अब हम क्या करें? आपकी बेटी भी है और हमारी भी है, समझ में नहीं आ रहा। रुको, आप सब आपस में परेशान मत हो। इसका एक ही उपाय है कि तुम दोनों हमारे साथ अब
राजमहल में रहोगे, ताकि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास रहे और हमारी बच्ची हमारे पास। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम ठहरे गरीब चरवाहे आपके साथ कैसे रहेंगे? हमारी बच्चियों का प्यार हम चारों में बराबर बांटना होगा, इसीलिए तुम लोग अब यहीं रहोगे। मंत्री जी जाइए और मंगरू व हरिया को पकड़ लीजिए। वे जंगल के दक्षिण की एक झोंपड़ी में छिपे हैं। हाँ ठीक है महारानी, अभी पकड़ता हूँ। फिर कुछ ही देर में मंत्री मंगरू और हरिया को पकड़ कर लाता है। हरिया, मंगरू, तुम दोनों ने हमारी बच्चियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसीलिए तुम दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अरे पर महाराज, मैंने तो बच्ची पंडित के चेले के हवाले की थी, फिर वो बच्ची आपके पास कैसे आ गई? वो कोई और नहीं बल्कि महाराज ही थे। तुम्हें बेवकूफ बना दिया मैंने। अरे लाओ, ये बच्ची मुझको दे दो। पहचान में आई ये आवाज? हम ही थे वो जो पंडित का चेला बनकर आए थे। बहुत हुई बातें, न्याय हुआ और आजीवन कारावास की सजा तुम दोनों को दी जाती है। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। फिर सैनिक मंगरू और हरिया को ले जाते हैं। फिर विष्णु और माधवी राजमहल में रहना स्वीकार करते हैं, ताकि दोनों बच्चियों को प्यार मिल सके।